हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या क्रिएटर्स पे। बच्चों, आज हम लोग इतिहास के कालखंड की बात करेंगे और वो कालखंड है आपका मध्यकालीन भारत यानी मिडवल हिस्ट्री। और मिडवल हिस्ट्री में पहले ये समझना है कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो समझिएगा, जो हमारा मध्यकालीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास मध्यकालीन इतिहास जो है, मध्यकालीन इतिहास मिडवल हिस्ट्री जिसे बोलते हैं। मध्यकालीन इतिहास में बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर हम क्रम से देखें, क्रम से, तो तीन चीजें बिल्कुल निश्चित क्रम से। जैसे सबसे पहले आता है आपका दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। सेकंड नंबर पे आता है आपका मुगल काल, मुगल काल। और तीसरे नंबर पे आता है उत्तरवर्ती मुगल काल, मुगल काल। ये क्रम से कैसे हैं? दिल्ली सल्तनत जहां से खत्म होगा वहीं से चालू होगा मुगल काल। मुगल काल जहां से खत्म होगा यानी औरंगजेब से, उसके बाद औरंगजेब के जितने बाद जो शासक हुए उनको बोलते हैं उत्तरवर्ती मुगल काल। यानी यहां पे जो अंतिम शासक है औरंगजेब, उसके ठीक बाद में यहां से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि मध्यकालीन भारत में केवल इतना ही है, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे लोग हैं। इसके अतिरिक्त भी जैसे दक्षिण भारत की बात होगी, दक्षिण भारत की बात होगी मध्यकालीन इतिहास में। इसके अलावा मराठा साम्राज्य की बात होगी, मराठा साम्राज्य की बात भी होगी, मराठा साम्राज्य की बात भी होगी। इसके अलावा इसमें सूफी एवं भक्ति आंदोलन की बात भी होगी, भक्ति आंदोलन की बात भी होगी। तो मध्यकालीन भारत में ये मुख्य मुख्य चीजें आती हैं। हम इन्हीं पे बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास में। मध्यकालीन इतिहास की जब बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग मध्यकालीन इतिहास की जब लोग बात करेंगे तो हालांकि अलग अलग तरीके से इसको बताया जाता है, लेकिन हम इसकी शुरुआत जो है मोहम्मद गोरी से करना चाहते हैं। मोहम्मद गोरी के पहले मोहम्मद गजनवी का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन मोहम्मद गजनवी का उद्देश्य केवल और केवल लूटपाट करना था। हम बात करेंगे मोहम्मद गोरी की, मोहम्मद गोरी की, मोहम्मद गोरी की। यहां पे याद रखना है, मोहम्मद गजनवी का उद्देश्य लूटपाट करना था, लेकिन मोहम्मद गोरी का उद्देश्य लूटपाट करना नहीं था, बल्कि उसका उद्देश्य इतिहासकार ये मानते हैं कि उसे साम्राज्य स्थापित करना था। यानी मोहम्मद गोरी का उद्देश्य कहीं से भी लूटपाट नहीं था कि साहब हम लूटपाट कर ले और जो है ऐसा कुछ नहीं। वो चाहता था कि हम यहां पे अपना साम्राज्य स्थापित करें। मोहम्मद गोरी का पूरा नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था। और इसने भारत पे सबसे पहले आक्रमण किया 1175 में मुल्तान में। तो सबसे पहला आक्रमण रहा इनका 1175 में मुल्तान में। और इतिहासकार ये मानते हैं कि ये जो 1175 का जो मुल्तान का इनका जो आक्रमण था वो कहीं ना कहीं सफल साबित हुआ है, सफल साबित हुआ, ये सफल साबित हुआ, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। इतिहासकार इसको सफल बोलते हैं। ठीक, इसी के बाद 1178 में, इसी के ठीक 3 साल बाद 1178 में फिर से युद्ध होता है। लेकिन इस बार जो युद्ध है
उसमें मोहम्मद गोरी हार जाते हैं, मोहम्मद गोरी हार जाते हैं और युद्ध जो हो रहा है यहां पर वो होता है गुजरात में, गुजरात में। अब यहां पे समझिएगा, गुजरात में जब युद्ध हो रहा है तो गुजरात में मूलराज द्वितीय और उनकी मां, यानी यहां पे उस समय शासन किसका चल रहा है भैया? शासन चल रहा है मूलराज द्वितीय का, मूलराज द्वितीय का एवं उनकी माता। अब इनकी माता जी जो हैं विडो, विधवा है ना, नाम था उनका नायिका देवी, नायिका देवी जो इनकी माता है नायिका देवी, नायिका देवी। लेकिन ये वाला जो अभियान था ये असफल सिद्ध हुआ, असफल, ये असफल सिद्ध हुआ। असफल का मतलब यहां पे इस वाले में इनकी हार हुई है, इनकी हार हुई है। दो इनके मेन युद्ध हो गए, एक में जीत हो गई और एक में हार हो गई। आप ये भी कह सकते हो कि यहां पे ये पहली पराजय थी, पहली पराजय। तो क्वेश्चन यहीं से सीधा आ जाएगा कि मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय कहां हुई? 1178 में गुजरात में होती है। 1178 गुजरात में मोहम्मद गोरी की पहली पराजय होती है मूलराज द्वितीय और नायिका देवी में। और इसके बाद अब सीधी सी बात था कि ऐसा नहीं कि हम चुपचाप बैठ जाएंगे उसके बाद कुछ काम नहीं करेंगे। 1191 में ये फिर आते हैं और अब की बार यहां पे सब लोगों ने फिल्म देखी होगी, सब लोगों ने खूब नाम सुना होगा पृथ्वीराज चौहान, जयचंद। माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जयचंद के रिश्ते उतने अच्छे नहीं थे। माना यह भी जाता है कि जयचंद की जो बेटी थी संयोगिता, उनका विवाह पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। शायद कुछ यहाँ पे पारिवारिक कुछ बातें थी। कई इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जयचंद ने ही अपने एक जो व्यापारी था उसके माध्यम से मोहम्मद गोरी से कहा कि साहब आप पृथ्वीराज चौहान पे युद्ध करें, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। कहीं भी इसका बहुत प्रमाणिक वर्णन नहीं है और ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात है, तो इसमें कोई बात भी नहीं करते हैं। तो 1191 में सबसे पहला युद्ध होता है तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। और ये जो युद्ध हुआ था ये गोरी के साथ किसका हुआ था भैया? पृथ्वीराज चौहान का, पृथ्वीराज चौहान का। और यहां पे गोरी की हार हुई थी। फिल्म में भी आप लोगों ने ये चीज देखी होगी कि गोरी की हार यहां पे होती है, गोरी की हार यहां पे होती है, यानी ये तीसरा युद्ध हो गया। लेकिन भाई गोरी जो है वो हार नहीं मानता है और फिर से पूरी ताकत इकट्ठा करके 1192 में फिर से युद्ध लड़ता है। और अब की बार है तराइन का द्वितीय युद्ध, द्वितीय युद्ध। और सीधी सी बात है ये भी किसके किसके बीच हुआ? गोरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ के बीच, पृथ्वीराज चौहान। और यहां पे पृथ्वीराज की हार होती है, पृथ्वीराज की हार होती है। अब यहां पे कई सारी बातें आती हैं कि दिल्ली के तख्त में बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? पृथ्वीराज चौहान। बताते हैं पृथ्वीराज चौहान के साथ में और भी आपने कहानियां सुनी होंगी चंद बलदाई की, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा। कई सारी चीजें उसमें आती हैं, फिल्म में भी कई सारी चीजें दिखाई गई हैं। और ये जो युद्ध था यहां से, इस युद्ध से पृथ्वीराज चौहान ने, सॉरी, मोहम्मद गोरी ने चूंकि पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, तो माना जाता है यहीं से मुस्लिम
शक्ति की स्थापना होती है, मुस्लिम शक्ति की स्थापना होती है। यानी यहां से मुस्लिम शक्ति की स्थापना होती है, यानी मुस्लिम जो शासन था देखा जाए तो यही शुरू होता है। लेकिन मोहम्मद गोरी बहुत साल शासन कर नहीं पाया, इसीलिए हम लोग ये दिल्ली सल्तनत में स्टार्ट करते हैं कहां से, मोहम्मद गोरी से भले ही, लेकिन असली सम्राट या सुल्तान तो आपके गुलाम वंश या यहां से माने जाते हैं। इसके बाद अब यहां समझिएगा, माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण करने के लिए उकसाया किसने था, तो उकसाया था किसने, जयचंद ने, कन्नौज के सम्राट, गहरवार वंश के शासक थे। तो उकसाया किसने था, उकसाया भाई जयचंद ने था। अब सीधी सी बात है, जयचंद ने उकसाया। अच्छा, जयचंद को लगता था आएंगे, मतलब ऐसा माना जाता, हम ये इस बात को जस्टिफाई नहीं कर रहे, लेकिन माना जाता कि शायद ऐसा सोचा होगा, अंदाजा लगा रहे हैं कि मेरा दुश्मन पृथ्वीराज चौहान है, मोहम्मद गोरी आएंगे, युद्ध करेंगे, उसको हरा देंगे, फिर मोहम्मद गोरी चले जाएंगे, मेरा बदला पूरा हो जाएगा, मेरा बदला पूरा हो जाएगा। लेकिन यहां पे उल्टा होता है, यहां पर उल्टा होता है। और जो हमारे ये मोहम्मद गोरी हैं, ये कलाकार थे, जब ये जीत गए तो उन्होंने सोचा भैया यहीं पे रुके क्यों, हम आगे बढ़ेंगे। और जिन जयचंद ने, माना जाता है कि उकसाया था, उन्हीं जयचंद के साथ 1194 में युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध, ठीक भाई, ये इटावा और कन्नौज के पास में एक जगह चंदावर, वहां पे युद्ध हुआ। और यहां पे समझिएगा, ये जो युद्ध हुआ चंदावर का युद्ध, यहां पर एक बार फिर से अब ये युद्ध हुआ है गोरी और जयचंद के बीच में, जयचंद के बीच में। और यहां पे क्या हुआ भैया, गोरी की विजय होती, गोरी की विजय हुई, यानी जयचंद की हार होती है, यानी जयचंद की हार होती है। अब आप देखिए, गोरी 1175, 78, 1, 2, 3, 4 और 5 युद्ध लड़ता है। और इसमें हारा कितने युद्ध है, एक भैया 1178 का युद्ध हारा है, एक 1178 का युद्ध हारा है गोरी, एक, और एक युद्ध हारा है तराइन का पहला, बाकी युद्ध नहीं हारे हैं, ठीक। और यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, चंदावर का युद्ध हो गया। अब धीमे धीमे मोहम्मद गोरी की धाक बढ़ने लगी, मोहम्मद गोरी की धाक बढ़ने लगी, पृथ्वीराज चौहान की समाप्ति हो गई। हालांकि आपने इस तरह की कहानियां सुनी होंगी, पृथ्वीराज चौहान को जो है अंधा किया गया। जयचंद के विषय में भी लोग बहुत बोलते हैं, बहुत कहा जाता है, कुछ लोग ठीक मानते हैं, कुछ लोग गलत मानते हैं, लेकिन हमें लगता है इसके विषय में कम से कम हम तो कहने लायक है ही नहीं, ठीक। इसके बाद क्या होता है, वर्ष 1202 में, वर्ष 1202 में गोरी का एक सिपह सालार था। अब या इसका दास कह लो, सिपह सालार, दास, जो भी था, दास था। कुख्यात है, ये कुख्यात है कि मतलब इसने ऐसा काम किया जो कई पीढ़ियां इसको माफ नहीं कर पाएंगी। उसका नाम था बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी था, बख्तियार खिलजी। बख्तियार जो खिलजी है, बख्तियार खिलजी, इसने पूरे बिहार में, खास तौर से बिहार में नालंदा और जो विक्रमशिला विहार था, इसको तहस नहस करा, इसको पूरा बर्बाद कर दिया, जला दिया, रौंद दिया। कौन भैया, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी है। और अब देखिए यहीं से क्वेश्चन आता है कि गोरी के किस दास ने नालंदा विश्वविद्यालय का डिमोलिशन किया या विक्रमशिला या बिहार को रौंद दिया, तो नाम है भैया क्या, बख्तियार खिलजी। और यहां पे समझिएगा, हालांकि ये जो घटनाएं हैं,
ये लगभग 1198 से लेकर 2003 के बीच की है। सॉरी, 1203 है, 2003 बोल दिया। 1203 की बात है, ये इनके बीच की बात है। वो 2003 तो आप समझ ही रहे हो, निकल गया होगा मुंह से। ठीक भाई, तो यहां से ये आगे बढ़ते हैं और बिहार के बाद ये आगे बढ़ते हैं और बिहार के बाद ये जाते हैं बंगाल में। बंगाल में जब ये जाते हैं तो बंगाल का जो शासक था लक्ष्मण सेन, ये बिना युद्ध किए ही भाग गए। आप समझना, शासक है ये, इतना डर गए कि बिना युद्ध किए ही भाग गए। उस समय इनकी जो लक्ष्मण सेन है, इनकी राजधानी थी नादिया। ये अपनी राजधानी को छोड़कर भाग गए। सोचिए जनता का क्या हाल हुआ होगा। ये अपनी राजधानी को छोड़ के भाग जाते हैं, नादिया को छोड़ के भाग जाते हैं। हालांकि यहां पे एक चीज समझना, ये जो बख्तियार खिलजी है, इसने पूरे बंगाल को जीतने का प्रयास नहीं किया। उस समय जिस फॉर्म में ये चल रहे थे, बंगाल की राजधानी में बैठे हुए थे, चाहते तो ये आगे बढ़ते, लेकिन इन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा, या ये जो भी परिस्थितियां रही हों, इन्होंने पूरे बंगाल को जो है जीतने का प्रयास नहीं किया। कभी कभी इतिहासकार बिहार में तुर्की राज्य की स्थापना का श्रेय भी इन्हीं को देते हैं, श्रेय इन्हीं को जाता है कि साहब इन्होंने ही बिहार में तुर्की जो साम्राज्य है उसको स्थापित किया। खास बात क्या है? खास बात यह है कि गोरी ने अपने सिक्कों पर अब सीधी सी बात है, गोरी ने क्या किया, अपने सिक्कों पर आकृति किसकी उभारी? लक्ष्मी जी किया। लक्ष्मी जी की आकृति इन्होंने उस पर प्रिंट कराई या छपवाई, या जो भी उस समय का टेक्निक होती थी, इन्होंने अपने सिक्के पर लक्ष्मी जी को अंकित कराया। उसी समय अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विद्रोह होने लगे और 1205 में खोखरों का विद्रोह होता है। खोखरों का विद्रोह होता है, लेकिन इसे क्रूरतापूर्वक दबा दिया जाता है। अब क्रूरतापूर्वक कैसे दबाया होगा? खोखरों की बस्ती में गए, जो मिला उसको मार दिया, बीवी बच्चे बुजुर्ग सबको मारा, इतना दहशत फैला दी कि कोई भी खोखर विद्रोह के विषय में सोच भी ना सके। ठीक भाई, लेकिन सीधी सी बात है, जो खोखरों के साथ हुआ उनको कहीं ना कहीं इस बात की तकलीफ भी हुई होगी। तो होता क्या है कि डेट तो की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शायद जो है 15 मार्च की डेट थी। 15 मार्च 1206 में एक जगह है दमदम, वहां पे खोखरों ने गोरी की हत्या कर दी। खोखरों ने गोरी की हत्या कर दी भाई।
दमदम में। अब यहां से समझिएगा, देखिए हमने आपको यहां से बताना शुरू किया, यहां से बताना शुरू किया दिल्ली सल्तनत, उसके बाद मुगल काल, उत्तरवर्ती मुगल काल, इसके अतिरिक्त ये सब भी हैं। मोहम्मद गोरी के विषय में बताया कि इसका काम, इसकी जो इच्छा थी साम्राज्य स्थापित करना था। सियाबुद्दीन मोहम्मद गोरी है। मुल्तान में पहला आक्रमण किया, सफल रहा। 1978 में गुजरात में मूलराज द्वितीय और उसकी जो माता थी विधवा मां नायिका देवी से युद्ध होता है, यहां पर मोहम्मद गोरी असफल होता है, ये पहली पराजय थी। फिर 1191 में जयचंद के उकसाने पर या किसी भी तरह या भारत के वैभव की ओर आकर्षित होकर यहाँ के जो व्यापारी तुर्क जाते थे, वहां वो भारत के वैभव की बात करते थे, तो मोहम्मद गोरी के मन में इच्छा हुई कि चलिए भारत पे आक्रमण करते हैं। तो तराइन का प्रथम युद्ध होता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें गोरी की हार हो जाती है। एक साल बाद इसका द्वितीय युद्ध होता है, इसमें गोरी जीत जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी जाती है। यह ये भारत के अंतिम हिंदू सम्राट है और यहीं से मुस्लिम शक्ति की स्थापना होती है। 1194 में चंदावल का युद्ध होता है मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में। यहां गोरी की विजय होती है, जयचंद की मृत्यु हो जाती है। 1202 और 1198 के बीच में, ये जो डेट लिखी है 1198 और 1203 के बीच में, गोरी का दास बख्तियार खिलजी बिहार के नालंदा विक्रमशिला बिहार को बर्बाद कर देता है। उसके बाद ये बंगाल जाता है। बंगाल का जो शासक था लक्ष्मण सेन, वो अपनी राजधानी नादिया को छोड़कर भाग जाता है और ये वहां पर बहुत जो है लूटपाट करते हैं। हालांकि पूरे बंगाल में ये नहीं जाते, जहां तक थे वहीं रहते हैं और वहां से लौट आते हैं। उसके बाद माना जाता है कि बंगाल में या बिहार में, बंगाल में तो नहीं, बिहार में जो तुर्क साम्राज्य की स्थापना हुई वो उसका श्रेय जो जाता है बख्तियार खिलजी को जाता है। बिहार में गोरी ने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी जी की मूर्ति लगवाई थी, लक्ष्मी जी की प्रतिमा या लक्ष्मी जी की जो तस्वीर है वो कोरी थी। 1205 जो है उसमें खोखरों का विद्रोह होता है। इससे विद्रोह को गोरी बहुत निर्दयता पूर्वक दबा देता है, लेकिन 1206 में इन्हीं खोखरों ने दोबारा आक्रमण किया और मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी जाती है और यहां से मोहम्मद गोरी का चैप्टर खत्म होकर आगे बढ़ता है। मोहम्मद गोरी के मेन प्रमुख, चूंकि इनका कोई बेटा नहीं था, इनके जो प्रमुख दास थे वो 3 दास माने जाते हैं। इनके जो दास हैं वो 3 है मेन। एक है याल्दौज, तजुद्दीन याल्दौज। एक है नसीरुद्दीन कुबाचा और एक है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब सीधी सी बात है, तीनों ही लोग अपने आप को योग्य मानते थे। तीनों ही लोग अपने आप को मोहम्मद गोरी का असली उत्तराधिकारी मानते थे। हालांकि माना जाता है कि लगभग 1206 के आसपास, 1206 के आसपास लाहौर के साभ्रांत लोगों के कहने पर, लोगों के कहने पर ऐबक सत्ता स्वीकार करता है। अब यार सत्ता तो स्वीकार कर ली तो इनका क्या, तो ये लोग तो कोई ना कोई गड़बड़ करेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, सबसे पहले कुबाचा को अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। ठीक भैया, उसने क्या किया, सबसे पहले कुबाचा की अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। इसने इनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए।
वैवाहिक संबंध स्थापित किए। यहां पे याद रखना है, जिस समय मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई उस समय ताजुद्दीन यलदौज जो थे वो गजनी का सूबेदार था। सबको अलग अलग जगह मिली थी, गजनी का सूबेदार था। ये सिंध और मुल्तान, ये सिंध के थे, और जो ऐबक थे इन्हें पंजाब कह लो या ये कह लो, पंजाब ना कह के सीधा सीधा बोल दो उत्तर भारत। तो भैया इन्होंने अपने परिवार की बेटियों की बहन की शादी कुबाचा क्या करी, कुबाचा से शादी करवाई अपने परिवार की बेटी की। तो कुबाचा तो इनके साथ हो गए, लेकिन ताजुद्दीन यलदौज कभी भी इनके साथ नहीं हुआ। इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम याद रखिएगा, ये अभी आगे भी हम लोगों को मिलेंगे जब हम लोग इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। ऐबक जो है, ऐबक असल में एक दास था, एक दास था। इनको प्रारंभिक तुर्क या दिल्ली के, दिल्ली ना लिखे, प्रारंभिक तुर्क कह लो या ये कह लो प्रारंभिक तुर्क, या चलिए इधर लिख देते हैं, दिल्ली के ममलूक राजवंश का माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक भाई, दास थे। ठीक, अब मेन बात क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था लाख बख्श, लाख बख्श, भैया बख्श, लाख बख्श, लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब क्या होता है? लाखों का दान देने वाला, लाखों का दान देने वाला। यानी माना जाता है अपनी उदारशीलता की वजह से ये लोगों को, गरीबों को लाखों रुपए का दान देता था। जो लोग बहुत ज्यादा उदार होते थे उनके लिए कहावत चलती थी कि तुम ऐबक हो, यानी आप अपने युग के ऐबक हैं, ऐसा कहा जाता था। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि कितना ज्यादा, जिसे कह सकते हैं हम लोग कि दानशीलता इनके अंदर होगी। दानशीलता की वजह से ही इनको लाख बख्श कहा गया, लाख बख्श माना गया। और जो यलदौज था, अभी उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। यलदौज थे, उन्होंने फिर से एक बार पंजाब पे आक्रमण कर दिया, पंजाब पर आक्रमण किया। वो बात अलग है कि ये जो आक्रमण था ये असफल सिद्ध हुआ, असफल हुआ। ठीक, और यलदौज बाद में भाग जाते हैं, क्योंकि अभी आगे जब इल्तुतमिश की बात आएगी, इन्हीं के जो दामाद थे उनके साथ भी युद्ध हुआ, तराइन का तृतीय। जब युद्ध होगा फिर बात करेंगे। इनको हमेशा एक खतरा रहता था ऐबक को कि अगर हम कहीं दाएं बाएं हुए तो यलदौज आक्रमण कर देगा। आप ये भी कह सकते हो यलदौज के डर से ही ये कभी अपनी राजधानी लाहौर के बाहर नहीं गया, लाहौर के बाहर नहीं गया। अब आप कहोगे इसमें डरने की क्या बात थी? दूसरी चीज, लाहौर के बाहर जाना कौन बड़ी बात थी? आज जैसा माहौल नहीं था कि हमें दिल्ली जाना है, ट्रेन में बैठे और 8 घंटे 7 घंटे में पहुंच गए। पहले क्या है, पहले लाहौर से दिल्ली आना तो भैया घोड़े और हाथी पे चलना है। अब घोड़े भी ऐसा नहीं लगातार दौड़ते रहे, तो पालकियां होती थी, रथ होते थे। फिर जब राजा चलते थे तो वो अकेले चलते नहीं थे, कम से कम 2-3 हजार लोग चलते थे उनके साथ। उनके
निजी अंगरक्षक चलेंगे, उनके खाने पीने की चीजें चलेंगी, साथ में टेंट का सामान रहेगा, जहां राजा का मूड हो गया रात में रुकने का वहीं रुकेंगे, फिर खाने पीने की सामान, लकड़ी, ये सब रहेगा, बनेगा, फिर सुबह ये सारी सामान समेटे जाएंगे, फिर चल देंगे। यानी जाने में 15-20 दिन लग जाते थे, आने में 15-20 दिन लग गए। अब अगर हम सारे सैनिक ले जाएंगे तो लाहौर खाली है, और अगर हम अकेले जाते हैं तो हमें रास्ते में कोई मार देगा, तो इस डर से ये कभी गए ही नहीं, लाहौर के बाहर ये कभी निकल ही नहीं पाए हैं, है ना, और ये हमेशा लाहौर में ही रहे थे। इन्होंने चागौन जो खेल होता है, चागौन, या जिसे तुम पोलो कहते हो, इन्होंने चागौन या पोलो का चलन शुरू किया था। हालांकि इनकी मृत्यु भी इसी खेल की वजह से हुई थी। कई कई सिविल में क्वेश्चन आता है कि भारत में चागौन खेल का प्रारंभ किसने कराया था, तो चूंकि इनकी मृत्यु इसी खेल से हुई थी, इसका मतलब ये पक्का ये गेम खेलते रहे होंगे, इसका मतलब यही तो आंसर हुआ कि इन्होंने ही ये चीज करी होगी। ठीक है भैया। और इन्होंने जो उपाधि ली थी, उपाधि, और जितने भी आपके सल्तनत काल में हैं उन सब ने कोई ना कोई उपाधि तो ली ही ली है। तो इन्होंने उपाधि ली थी कुरान खान, कुरान खान, कुरान खान की उपाधि। यहां पे समझिएगा, इन्होंने 2 मस्जिदें भी बनवाई, या मस्जिद कह लो या जो बोल लो। पहली बनाई भैया 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का, 2.5 मतलब 2.5 भी कह सकते हो भैया, एक ही बात है ना। 2.5 दिन का झोपड़ा, और 2.5 दिन का झोपड़े के साथ में एक और बनवाई इन्होंने। अच्छा एक चीज समझिएगा, चूंकि मुस्लिम यहीं से आते हैं भाई, यहीं से तो मुस्लिम सल्तनत काल में मुस्लिम आते हैं, तो उस समय चूंकि अविभाजित भारत था, तो कोई पूछे भैया भारत की पहली मस्जिद कौन है, तो यहां पे भी याद रखना भैया कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो, या ये कह लो कुव्वत अल इस्लाम, कुव्वत अल इस्लाम, अल इस्लाम, ये 2 इमारतें बनाई जाती हैं। ये अजमेर में है और ये दिल्ली में है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि यही जो मस्जिदें भारत में सबसे पहले बनी होंगी। यहां पे एक चीज और समझिएगा, इन्होंने हालांकि शुरुआत तो इन्होंने अपने जो गुरु थे ख्वाजा बख्तियार काकी, उनकी याद में एक मीनार का निर्माण कराया, यानी जिसे बोलते हैं क्या, कुतुब मीनार का निर्माण कराया, या ये कह लो निर्माण प्रारंभ कराया। हालांकि ये पूरा बना नहीं पाए थे, क्योंकि आप जानते हैं असमय इनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये पूरा बना नहीं पाए थे। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, कुतुब का मतलब समझी गए होंगे, है ना, कुतुब मीनार। और उसके बाद पोलो खेलते समय इनकी मृत्यु हो जाती है। पोलो खेलते समय इनकी मृत्यु हो जाती है। पोलो खेलते समय इनकी मृत्यु हो जाती है मोहम्मद गोरी की। यहां पे समझिएगा, मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई, सॉरी मोहम्मद गोरी नहीं, ऐबक की मृत्यु होती है, मृत्यु होती है। और इनकी मृत्यु के बाद में इनका बेटा जो था उसको गद्दी पर बिठाया जाता है। हालांकि वो युग सिद्ध नहीं हुआ, आराम शाह, और आराम शाह योग्य सिद्ध नहीं हुआ, ये एक तरह का अयोग्य शासक सिद्ध हुआ, अयोग्य शासक सिद्ध हुआ।
और इनके बाद गद्दी पे बैठते हैं, इनके बाद गद्दी पे बैठते हैं ऐबक के दामाद, दामाद नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश गद्दी पर बैठते हैं। ठीक भाई, 1211 में लगभग ये बैठे थे और 1236 तक रहे। यानी अगर देखा जाए तो इल्तुतमिश करीब 25 साल तक शासन किए, लगभग 25 साल तक। इल्तुतमिश, जो हमारे आरपी त्रिपाठी साहब हैं, इतिहासकार आरपी त्रिपाठी साहब, इनके अनुसार, यानी इनका ऐसा मानना है कि ऐबक नहीं बल्कि इल्तुतमिश ही सल्तनत काल का, यानी दिल्ली सल्तनत का का वास्तविक संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक है। अच्छा, एक चीज यहां पे सोचने वाली भी है, कुतुबुद्दीन ऐबक एक दास था, यानी मोहम्मद गोरी का दास कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसका दास ये था। बाद में इन्होंने अपने दास से अपनी बेटी की शादी करा ली। यानी देखा जाए टेक्निकली तो जो इल्तुतमिश है ये क्या हो गया? इल्तुतमिश जो है ये क्या हो गए? ये हो गए दास का दास, दास का भी दास हो गया। यानी भैया दास के दास का मतलब क्या है? गोरी का दास कौन? ऐबक। और ऐबक जो ऐबक है का दास कौन? इल्तुतमिश। भैया बात समझ में आ गई? इसीलिए इसे कहा जाता है दासों का दास, दास का दास, इल्तुतमिश। हालांकि 25 साल शासन किया, बढ़िया तरीके से शासन किया, है ना। इल्तुतमिश ने कई ऐसे उल्लेखनीय कार्य किए जिनके विषय में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक भाई, सबसे पहले तो इन्होंने यही किया कि अपनी राजधानी को लाहौर से कहां ले गए? दिल्ली। सबसे पहला काम तो यही किया, लाहौर से दिल्ली। अब ये क्वेश्चन भी आता है, किसने पहली बार लाहौर से दिल्ली, सल्तनत काल में किसने पहली बार राजधानी को लाहौर से दिल्ली में परिवर्तित किया था? ये थे हमारे इल्तुतमिश। लेकिन अभी कुछ देर पहले हमने आपसे कहा था कि अभी एक नाम भूले तो नहीं, यालदौज बाबू, है ना। यालदौज बाबू जो हैं उनको हम लोगों को नहीं भूलना है। हुआ क्या कि जो यालदौज थे, कौन? याद दिला दें आप लोगों को। हमने अभी आपको लिखाया था कि जो मोहम्मद गोरी थे उनके जो 3 दास थे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इससे तो अपनी बेटी की शादी कर दी, तो कोई दिक्कत ही नहीं। यालदौज
ने भले ही आक्रमण किया इल्तुतमिश पे, हार गया, लेकिन अभी तो रुका हुआ है, जिंदा है, मरा तो है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, यालदौज बाबू जो हैं अभी भी बदले की आग में है, उनको अभी भी लगता है। और वैसे भी आप जानते हो सत्ता का नशा ऐसा होता है कि एक बार जिसके चढ़ जाए तो वो छूटता नहीं है। तो इन्होंने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली ले आए, लाहौर से दिल्ली ले आए। और सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया कि इन्होंने, अगर देखा जाए तो चूंकि इल्तुतमिश, सॉरी, जो आपका मोहम्मद गोरी ने दास बनाया था किसको, आपके कुतुबुद्दीन ऐबक को, और ये उसके दास थे, यानी ये दास के दास हो गए, 1 लाख जीतल में खरीदे गए थे। इन्होंने क्या किया, इनको माना जाता है प्रथम वैधानिक सुल्तान। अब ये प्रथम वैधानिक सुल्तान का मतलब क्या है, इन्होंने अपने सुल्तान का जो पद है ना, उस पर एक तरह से कहते नहीं कि उसको सर्टिफाइड करवा लिया। अब सर्टिफाइड कैसे हो सकता है भैया, तो सर्टिफाइड ऐसे करवा लिया कि इन्होंने क्या किया कि अरब के जो बगदादी, जो अरब देश है, आप जानते भैया, अरब जो है, तो जो बगदाद है वहां के लगभग ये बात 1229 की है, समझिएगा। ये जो इल्तुतमिश है ना, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो बगदाद के अब्बासी खलीफा थे उनसे एक अधिकार पत्र ले लिया कि साहब अब हम सर्टिफाइड सुल्तान हैं, यानी हम गुलाम नहीं हैं। और ये बात है लगभग 1229 की। हालांकि इसके पहले 1216 में इल्तुतमिश एवं यालदौज के बीच, अब यालदौज अभी तुमको बताया, आप लोगों को बताया था कि मोहम्मद गोरी के जो 3 दास थे, यालदौज, नसीरुद्दीन कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक की तो मृत्यु हो गई। ऐबक ने अपनी बहन बेटी की शादी कुबाचा क्या कर दी, कुबाचा भी उनके पक्ष में हो गए। यालदौज युद्ध किए लेकिन हार गए। अब यालदौज जो है पंजाब पे आक्रमण किए तो फेल हो गए, लेकिन यालदौज अभी हारे नहीं, मतलब अभी भी हार नहीं माने, और 1216 में फिर से आ गए तराइन के तृतीय युद्ध में। यह तराइन का तृतीय युद्ध हुआ। यहां पर यालदौज की हार होती है, उसका वध कर दिया जाता है। और बदायूं यूपी में जगह है, बदायूं नाम सुना होगा सबने। बदायूं में अभी भी कब्र है, वहां पर बदायूं में उसकी कब्र है। तो तराइन के तृतीय युद्ध में यालदौज की हार हुई, उसका वध हो गया, और बदायूं में उसकी कब्र है। तो यहां से एक इल्तुतमिश के रास्ते का एक कांटा और दूर हुआ। इल्तुतमिश के रास्ते का एक कांटा और दूर होता है। आगे बात करते हैं भैया। अब क्या होगा कि चूंकि इल्तुतमिश ने बगदाद के जो खलीफा थे उनसे अधिकार पत्र ले लिया था,
अब ये क्या चाहता था कि अपना जो सुल्तान का सिस्टम है और थोड़ा शो एंड पंप कर लिया जाए, पूरा झाम ताम कर लिया जाए। तो इसने क्या किया, ईरानी या फारसी कह लो राज परंपराओं का अधिग्रहण शुरू किया। अधिग्रहण नहीं, अपनाना शब्द सही होगा। परंपराओं को अपनाना शुरू किया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि साहब हम ईरान या फारस वहां के सम्राट से कम नहीं है, तो हम धीमे धीमे, जैसे हम लोग नहीं होते हैं कि जैसे पैसा आने लगे तो हम सोचते हैं यार चलो, अभी तक पता लगा घर में ऐसे ही दाल रोटी खा रहे हैं, पैसा आ गया, हमने देखा सब लोग यार फेसबुक पे फोटो डालते हैं रेस्टोरेंट के साथ, हम भी डालेंगे, हम जाएंगे रेस्टोरेंट। धीमे धीमे अमीर लोग कैसे बिहेव करते हैं, क्या सिस्टम होता है, हम भी करेंगे। वही काम इनके साथ भी शुरू हुआ। इन्होंने ईरानी या फारसी राज परंपराओं का अपनाना शुरू किया कि भैया देखिए ईरान और फारस में राज परंपराओं में क्या क्या होता है, वही काम हम भी करना शुरू करेंगे। ठीक भाई। लेकिन एक बड़ी मुसीबत इनका वेट कर रही थी, एक बड़ी मुसीबत इनका वेट कर रही थी। 1221 में एक समस्या होती है। 1221 में चंगेज खां। अब चंगेज खां, इतिहास में जितने भी लोग रुचि रखने वाले हैं चंगेज खां के विषय में जानते ही जानते होंगे। ठीक भैया। अब है क्या कि चंगेज खां अपने समय का सबसे खतरनाक, जिसे कहते हैं आक्रमणकारी था, सबको मालूम है। और कई फिल्में भी चंगेज खां पे आई हैं, कई सारी हैं। चंगेज खां असल में निवासी मंगोलिया का था। एक खूंखार सेना इसके पास थी। और चंगेज खां क्या कह रहे थे कि जगह जगह जाकर, या जो भी है साम्राज्यवादी नीति अपनाते थे, और ये अलग अलग जगहों पे जाकर वहां पर लूटपाट करते थे। पूरा पूरा पैसा लूटना या पूरा जो भी सिस्टम है, ये सब लूटपाट करना शुरू करते थे। और इन्होंने क्या किया, एक ईरानी राजकुमार थे, ईरान के जो राजकुमार थे, राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरनी। तो 1221 में चंगेज खां ईरानी राजकुमार या ईरान के राजकुमार मंगबरनी का पीछा करते अब यहां पे समझिएगा, पीछा करते करते आ जाते हैं सिंध तक, भारत में। इस समय इल्तुतमिश थे। अब ये जो जलालुद्दीन मंगलबरनी है, ये सबसे पहले इल्तुतमिश के पास संदेशा भिजवा कि भैया हमारी थोड़ी हेल्प कर दो। इल्तुतमिश ने दिमाग लगाया कि अगर इनकी हेल्प करेंगे तो भैया चंगेज खां हम पे आक्रमण कर देगा, तो बचने का एक ही तरीका, इनसे हाथ जोड़ लो। इन्होंने कहा हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। चूंकि इन्होंने इसकी मदद को ठुकरा दिया, तो चंगेज खां भी कोई नाराजगी नहीं रखे किससे, आपके इल्तुतमिश से। यानी आप समझो इल्तुतमिश ने मंगोलों के संभावित आक्रमण को बचा लिया। अब सीधी सी बात है, ये जो ईरानी राजकुमार था, ये जो भाग रहा था, इसका पीछा मंगोल कर रहे थे, जहां जहां जाता था वहां वहां ये भी जाते थे। और ये जो ईरानी राजकुमार, ये सबसे हेल्प मांगते थे। जो हेल्प कर दे मंगोल, पता लगा उसको भी बर्बाद कर दे, और जो हेल्प नहीं करेगा मंगोल उनसे कुछ नहीं करेंगे। चलो भाई तुम हेल्प नहीं कर रहे तो हम भी तुमसे क्या दुश्मनी लें।
तो इन्होंने ऐसा किया और माना जाता है कि इल्तुतमिश ने यहां एक बुद्धिमानी वाला भरा फैसला किया, जिसकी वजह से ये जो उन्होंने अपने साम्राज्य की ओर बढ़ते एक बड़े खतरे को रोक लिया। भाई सीधी सी बात है, जरूरत क्या है ऐसी हेल्प करने की जिस हेल्प के चक्कर में पता लगा कि हमारी राज्य की जनता पिस जाए। क्योंकि जब युद्ध होगा वो लोग अंदर आएंगे लड़ने, तो सैनिक भी मरेंगे, जनता भी लूटी जाएगी। तो भैया ये तो एक बुद्धिमानी वाला इनका फैसला था, इन्होंने हेल्प नहीं करी। ठीक, आगे आते हैं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, एकता प्रणाली थोड़ा इसको देखते हैं। एकता प्रणाली क्या था? खुद कमाओ और जो पैसा आए इससे अपनी तनख्वाह भी ले लो, हमको भी दे दो। जैसे मान लो आजकल एक सिस्टम नहीं होता कि हम भाई नौकरी करने कहीं गए, प्राइवेट नौकरी करने गए, उन्होंने भैया कैसे, बोले एक काम करो, ये चीज तुम बेचो, अगर बिक गई तो इसी में तुम अपनी पेमेंट ले लो और जो बचे हमको दे दो, और नहीं बिकी तो हमसे कोई मतलब नहीं। तो यानी देखा जाए तो एकता प्रणाली एक तरह का राजस्व वसूली का एक सिस्टम था। एकता असल में भूमि का टुकड़ा होता था और इसका जो मालिक होता था, मालिक इस भूमि का जिसको सरकार ने मालिक बनाया है, उसको बोलते थे इक्तादार। अब कहानी क्या समझना, इस भूमि जो तुमको हमने भूमि की जिम्मेदारी दी है, जिस भूमि को तुमको हमने अपनी जिम्मेदारी दी है, क्या करोगे तुम इससे, इस भूमि से राजस्व वसूलो, अपना खर्च निकालो, सेना का खर्च निकालो। ये सेना भैया इक्तदार के पास ही होती थी और ये सेना सुल्तान की सेवा के लिए होती थी, यानी सेना सुल्तान की सेवा के लिए, लेकिन खर्चा कौन निकालोगे तुम। अब जो पैसा बच जाए उसको जमा कर दो, यानी देखो आप राजस्व वसूलो, अपने आप खर्चा निकालो, सेना का खर्चा निकालो, और जो बचा पैसा उसे राजकोष में जमा करो, यह काम था। और जो बचा धन उसको बोलते थे फवाजिल। तो पहले तो एक शब्द यही आता है कि एकता प्रणाली थी क्या। तो एकता प्रणाली असल में क्या थी? एकता प्रणाली असल में राजस्व वसूली का एक सिस्टम था। फिर यह आता था कि एकता प्रणाली की शुरुआत किसने करी? तो इल्तुतमिश ने करी। एकता प्रणाली में क्या सारा पैसा जमा ही होता था? ना, जो पैसा है इससे अपना खर्चा निकाल लो, अपने सैनिकों का निकाल लो, सैनिक भी वो जो राजा की सेवा के लिए, और जो बचे उसको जमा कर दो, और जो पैसा बचेगा उसको क्या बोलना है भैया? फवाजिल। ठीक भाई, अब यहां पे समझना, चूंकि गुलाम या दास का सिस्टम चल रहा था, तो इन्होंने क्या कहा, किसी संभावित विद्रोह से बचने के लिए किसी संभावित विद्रोह से बचने के लिए
से बचने के लिए इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि यार एक कोई विद्रोह ना हो जाए, कोई बवाल ना हो जाए, तो हम एक काम करते हैं, जो मेन मेन हमारे सरदार है ना, तो उनका एक ग्रुप बना लें जो हमेशा हमारी हेल्प करे। क्यों भाई? तो इन्होंने क्या किया, एक चालीसा बनाया। चालीसा यानी चालीसा कह लो इसको, या इसको ये कह लो। तुर्कान चहलगामी एक 40 लोगों का ग्रुप बनाया कि साहब ये सबसे मजबूत लोग हैं और ये हमारी शासन के कार्यों में हेल्प करेंगे और मजबूत रहेंगे। यहां पे याद रखिएगा बहुत सारे सदस्य थे, जिसमें बलवन भी था। बलवन, अभी आप लोग नाम सुनोगे उसका, इसी के ठीक बाद बलवन का, तो बलवन भी इसमें शामिल था। और यानी यहां पे देखो दो चीजें आ गई। एक तो ये आ गई कि साहब एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। या कोई कह दे कि भैया चालीसा की शुरुआत किसने करी, है ना, या जो से कहते हैं हम लोग तुर्कान चहलगामी, या क्या कह सकते हो भैया, चालीसा दल का गठन किसने किया? तो भी आप बोलेंगे भैया क्या कि ये हमारे कौन है? इल्तुतमिश है। ठीक भाई, इसने और इन्होंने क्या काम किए, जो दोआब होता है गंगा जमुना का, दोआब पर प्रशासनिक एवं आर्थिक नियंत्रण। इन्होंने क्या किया, जो दोआब होता है गंगा यमुना का जो बीच की जगह है, जो सबसे उपजाऊ जगह मानी जाती थी, वहां पर प्रशासनिक एवं आर्थिक नियंत्रण करने का सोचा, उसे लागू कर दिया। यहां पे ये भी क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम किसने दोआब दोआब पे प्रशासनिक और आर्थिक नियंत्रण किया? तो ये कौन है? इल्तुतमिश। यानी इल्तुतमिश ने तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये प्रथम वैधानिक सर्टिफाइड सुल्तान है। दूसरा आप कह सकते हो इन्हें दासों का दास कहा जाता, ठीक है। पहली बार एकता प्रणाली के सिस्टम भी इन्होंने बनाया जो आपका राजस्व का था। और पहली बार तुर्कान चालीसा या तुर्कान चहलगामी या चालीसा का दल, और पहली बार दोआब पर आर्थिक और प्रशासनिक नियंत्रण करने का काम भी इन्होंने ही किया है। ठीक भाई, अच्छा, और क्या किया इन्होंने? सर्वप्रथम, अब यहां पे समझना, चूंकि इसको वास्तविक संस्थापक कहा ही जाता है, यानी जो जो ये कर रहे हैं सब पहली बार हुआ होगा, क्योंकि अभी तक तो भाई कोई सल्तनत काल में कोई सम्राट हुआ ही नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक रहे भी तो वो भैया कुछ दिन के लिए रह पाए हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ज्यादा दिन काम ही नहीं कर पाए, तो उनकी तो कोई बात ही नहीं। तो चूंकि वास्तविक संस्थापक ये है, तो इसका मतलब ये भी तो हो गया जितनी भी चीजें होंगी पहली बार कौन करेगा? यही तो करेंगे। तो इन्होंने सर्वप्रथम नियमित सिक्के चलाए। नियमित सिक्के चलाए। नियमित सिक्के, बाकायदा इन्होंने सिक्कों को चलाना शुरू किया। और ये जो सिक्के होते थे, ये सिक्के शुद्ध अरबी सिक्के होते थे। और इन सिक्कों पर उनकी टकसाल, टकसाल का मतलब जहां ये सिक्के ढाले गए हैं, टकसाल का नाम भी अंकित था, कि यानी हम ये जान लें ये सिक्का कहां पर बना है। अलग अलग जगह पे टकसाल थी, सरकारी नियंत्रण में होती थी, और उन सिक्कों पर उनकी टकसाल का नाम भी लिखा होता था। ठीक भाई, सिक्कों पर जो सिक्के हैं, खलीफा का उल्लेख भी होता था। हालांकि यहां पे समझिएगा, चांदी का भी सिक्का चल रहा है। यहां पर सिक्का जो चला वो चांदी का चल रहा है।
हालांकि चांदी के सिक्के को टंका कहा जाता था, टंका। चांदी का सिक्का भी चल रहा है जिसे हम लोग टंका बोल रहे हैं, और तांबे का भी चलता था, तांबे का, इसे हम लोग बोलते थे जीतल। अब इन्होंने चांदी और तांबा दोनों का सिक्का चलवाया, जीतल भी और ये भी, ठीक है ना। यहां पे याद रखना, ये खलीफा का नाम लिखवाते थे, सब कुछ करवाते थे। कहीं कहीं पर ग्वालियर विजय के बाद, ग्वालियर विजय के बाद सिक्कों पर इन्होंने रजिया सुल्तान का नाम भी लिखवाया। असल में इनके 3 बेटे थे, एक बेटी थी। ये सबसे बड़े वाले को मानते थे भाई इसको तैयार करो, लेकिन वो बेचारा कम एज में मर गया। इन्होंने अपनी बेटी को भी बिल्कुल वही सैनिक शिक्षा दी थी जो अन्य लोगों को दी जाती है। तो इसीलिए भाई सीधी सी बात है, इनको अपनी बेटी से उम्मीद भी बहुत ज्यादा थी कि बेटी मेरा बड़ा काम करेगी। एक अपनी न्याय प्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। ये अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। न्यायप्रियता के लिए, न्यायप्रियता के लिए मतलब समझिएगा, इन्होंने एक पद बनाया था काजी का, न्याय के लिए, काजी का, काजी का पद बनाया था। किसी को भी न्याय चाहिए भैया काजी के पास जाओ, काजी को। हालांकि काजी को ही कहीं कहीं अमीरे दाद भी कहते हैं, अमीरे दाद भी कहते हैं। काजी के बाद मुख्य काजी होता था, मुख्य काजी होता था। और मुख्य काजी के बाद कौन होता था, इसका सर्वोपरि कौन था, सुल्तान था। जैसे अपने यहां नहीं होता कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, वही सिस्टम। लेकिन खास बात यह है, न्याय के लिए, न्याय के लिए लाल वस्त्र पहनकर आना होता था। अब किसी को न्याय चाहिए तो क्या करेगा, लाल कपड़े पहन के आए, लाल कपड़े पहन के। इससे मालूम पड़ जाता था कि इनको न्याय की आवश्यकता है। तो भैया ये भी सिस्टम ठीक है, लाल कपड़े जो पहन के आएगा तो लोग जान जाएंगे इनको न्याय की आवश्यकता है। बहुत लोगों ने इसका फायदा उठाया, बहुत लोगों को न्याय मिला। वैसे सबसे बड़ा फायदा रजिया सुल्तान ने उठाया था इसी लाल कपड़े का, उसके विषय में बात करेंगे। इन्होंने बिहार में, इन्होंने बिहार में इन्होंने क्या किया, मलिक अलाउद्दीन जानी को, मलिक अलाउद्दीन जानी को अपना सूबेदार बनाया, सूबेदार बनाया। इल्तुतमिश जो थे उनकी मृत्यु लगभग मान के चलिए 1236 में हो जाती है। और चूंकि हमने कहा 3 बेटे और 1 बेटी थी, और जिसको ये सबसे बड़ा दावेदार मानते थे अपने बेटे को, वो अल्प आयु में मर गया, तो ये चाहते थे इनकी मौत के बाद इनकी बेटी शासिका बने। इसीलिए इन्होंने शुरुआत से अपनी बेटी को युद्ध की ट्रेनिंग और इस तरह की चीजें करवाई थी। लेकिन जो आदमी सोचता है वैसा कुछ होता नहीं है। जो आप सोच ले वही हो जाए, फिर ऊपर वाला क्या करेगा। तो ऐसा कुछ होता नहीं, जो आप सोच रहे वही हो जाए। तो हुआ क्या कि इनकी मृत्यु के बाद
इनकी मृत्यु के बाद जो इनका बेटा है, अब बड़ा बेटा तो हो नहीं पाया, तो जो छोटा बेटा था, ठीक है भैया, उसका नाम था अब सीधी सी बात है, इनका बेटा, अब भाई उस समय के समय में कोई व्यक्ति मुस्लिम शासिका या जो है, हालांकि इल्तुतमिश चाहता था बेटी की मेरी बेटी शासक बने, लेकिन भैया वहां के अमीर क्यों चाहेंगे कि हम एक महिला के सामने सर झुकाएं, उनके सामने जी सर यस सर कहना चालू करें, है ना। तो भैया इनको बनाया नहीं गया। और इसके बाद क्या हुआ, रुकनुद्दीन जो फिरोज शाह थे उनको बना दिया गया राजा, और उनकी मां जो थी, इनकी जो मां है उनका नाम है शाह तुर्कान। शाह तुर्कान, इन्होंने शासन की व्यवस्था संभाल ली। हालांकि रुकनुद्दीन फिरोज शाह बेहद, जिसे कहते रहे, कमजोर अकर्मण्य शासक सिद्ध हुआ, और रजिया सुल्तान ने मौके का फायदा उठाया। रजिया सुल्तान क्या की कि नमाज के दिन, जब शुक्रवार की नमाज हुई तो नमाज के वक्त पहुंच गई जहां पर न्याय मिलता है, और लाल कपड़े पहन के चली गई भी। वहां पे पूरी जनता थी, काजी भी थे, जनता भी थी, काजी भी थी, लाल कपड़े पहन के आई। तो भैया सीधी सी बात, लोगों ने कहा अरे रजिया सुल्तान सम्राट की बेटी, इनको न्याय की आवश्यकता क्या है। उन्होंने वहां एक बड़ा भावुक भाषण दिया, और रुकनुद्दीन, फिरोज शाह और अपनी मां जो थी, मतलब उनकी मां नहीं थी, इनके भाई की मां थी या उनकी मां, जो भी कह लो, तो शाह तुर्कान का जो शासन व्यवस्था उसमें क्या कमियां हैं, जो राज्य है, सल्तनत है, वो कैसे बर्बाद हो रहा है, भ्रष्टाचार, इनके विषय में लंबा चौड़ा भाषण दिया, बड़ा इमोशनल भाषण दिया। तो वहां की जनता बिल्कुल तैयार हो गई कि आज इनको न्याय दिला के रहेंगे, और जनता ने आक्रमण कर दिया। कहां पर? किले पर। सेना इना पे कब्जा हो गया, और इसी के बाद जो रजिया सुल्तान थी, रजिया सुल्तान वो गद्दी पे बैठ जाती। रजिया सुल्तान, इसीलिए हमने कहा था लाल कपड़े से जिसको जो फायदा हुआ हो वो बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा किसको हुआ? रजिया सुल्तान को। भाई सोचिए, इतना इमोशनल कर दिया, जैसे हम लाल कपड़े पहने, लाल कपड़े पहन के राजा की बेटी पहुंच जाए कि हम चाहते हैं हमारी देश की जनता के साथ अन्याय ना हो। जब वो भ्रष्टाचार होता है तो हमें खराब लगता है, जब वो भूखो रहती है तो हमें खराब लगता है। अब आदमी सोचे यार कि इतना हमको चाहती है, तो लोगों ने कहा नहीं भैया हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है भैया। कहीं कहीं इनका नाम हफ्सा मोइन भी बोला जाता है, हफ्सा मोइन भी बोला जाता है, और इनको बना दिया सुल्तान। और ये जनता ने बनाया है, यहां पे याद रखना, जनता ने बनाया है। जितने भी दरबार के लोग थे वो कतई नहीं चाहते थे कि रजिया सुल्तान शासिका बने, कोई भी नहीं चाहता था, और इस बात से कोई खुश भी नहीं था। इसीलिए इनके खिलाफ हमेशा कुछ ना कुछ षड्यंत्र जो हैं होते रहे हैं। इसीलिए कई इतिहासकार कहते हैं कि अगर रजिया सुल्तान एक महिला ना होती तो शायद वो एक महान शासिका होती। तो रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी, और समय इनका, रजिया सुल्तान का, छत्तीस से लेकर 39। अब इस बीच में क्या हुआ कि ये युद्ध में जाती थी, और जो कपड़े होते हैं जैसे पुरुषों वाले कपड़े होते हैं वो पहनना, तलवार लेना, वैसे जाती थी। और ये अपने दरबार में भी वैसे आती थी, नकाब पहन के नहीं आती थी जैसा कि था कि नकाब में रहे, महिलाएं पर्दे में रहे, नहीं, ये बाकायदा पुरुषों वाली ड्रेस में आती थी, पुरुषों के कपड़े पहन के आती थी। शासक है जो सुल्तान होता उसकी तरह से बैठती थी, उसकी तरह से आदेश देती थी, उस तरीके से डांटती थी। अमीरों को यह बर्दाश्त नहीं होता था। अमीर का मतलब गरीब अमीर नहीं, जो पदाधिकारी थे उनको अमीर बोलते, उनको बर्दाश्त नहीं होता था कि हमसे ऊंची पोस्ट पे एक महिला बैठी है, वो हमको ऑर्डर दे रही है, ऑर्डर दे रही है। ये नहीं हुआ। ये अभी आपने एक फिल्म आई थी, श्रीदेवी की बेटी कौन है? जानवी कपूर। जानवी कपूर, जानवी कपूर की एक फिल्म आई थी, मेरे ख्याल से कारगिल गर्ल करके एक मूवी थी। उसमें दिखाया गया कि जब वो एयरफोर्स में उसमें आती है ट्रेनिंग टाइम में,
तो लोग उससे जैसे वो इधर से आए तो लोग इधर से कट जाते थे कि हमें एक लड़की को यस मैम या जय हिंद कहना पड़ेगा, ऐसा फिल्म में दिखाया गया। आज की डेट में जब आप इतने पढ़े लिखे तब हमारी मानसिकता ऐसी है, तो सोचो ये तो यार 800-900 साल पहले की बात है। 1236, सोचो कितने साल पुरानी बात होगी, 800 साल पुरानी बात है, तब कंडीशन क्या होगी। तो भाई ये भाया नहीं किसी को भी, और सब इनके खिलाफ षड्यंत्र करने लगे और जानबूझकर शासकीय कार्यों में अरुचि लेते थे ताकि जनता में रजिया सुल्तान के प्रति जो है आक्रोश फैलने लगे, आक्रोश फैलने लगे। यहां पर रजिया सुल्तान एक याकूत नाम का व्यक्ति था, यह हब्सी था। हब्सी मतलब निग्रो, याकूत, ये भाई एक हब्सी था। इसके साथ इन्होंने हब्सी को जैसे अपने साथ काम पे रखा, धीमे धीमे उसको और बड़ा काम दिया, फिर धीमे धीमे पूरी जो अश्वशाला होती, जो घोड़े होते हैं, उनका प्रधान बढ़ दिया। और इनको धीमे धीमे ये याकूत जो है हब्सी, ये रजिया का क्या हो गया, विश्वास पात्र हो गया, विश्वास पात्र हो गया। कई लोग ये मानते थे कि रजिया और याकूत एक दूसरे को चाहते, एक दूसरे को प्रेम करते हैं। कई इतिहासकार भी कहते हैं दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। कई अमीर भी ये मानते थे, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन यह है कि यह विश्वास पात्र था और ये बात किसी को रास नहीं आ रही थी। किसी को पहली बात तो उनको रजिया का अपने खोपड़ी पर बैठना, अपने शासन के हेड पर बैठना यही पसंद नहीं था। उसके बाद वो एक नौकर से प्रेम कर रही है, हब्सी से प्रेम कर रही है, ये तो उनको कतई रास नहीं आया। ठीक, तो भैया धीमे धीमे थोड़ा सा दिक्कतें होने लगी, है ना। और उसी समय अब चूंकि जो हब्सी था ये तुर्क मतलब तुर्क नहीं था, अब हब्सी तो तुर्क में होते नहीं, तो उनको लगता था ये तो हमारी जाति का ही नहीं, ये तो बहुत नीचे लेवल का है, निग्रो है। इनको समझते हो, काले वाले जो होते हैं, काले जैसे ब्रायन लारा है या क्रिस गेल को आप देखते हो, इनको बोलते हैं निग्रोइड्स, निग्रोइड्स। ऐसा उनको लगता था यार ये तो बहुत नीचे है, ये हमारी अगर कल को ये सुल्तान के साथ शादी कर ले, ये भी सुल्तान बन गया, हम इनके जैसे अंडर में काम कैसे करेंगे, जाति व्यवस्था। कहीं ना कहीं उनको दिक्कत हुई कि साहब ये तो बहुत गलत बात है। तो भैया उसी समय विद्रोह शुरू हुआ, और जो पहला विद्रोह था, जो विद्रोह था वो भटिंडा के सूबेदार ने किया। नाम था भटिंडा के सूबेदार का अल्तूनिया, अल्तूनिया, अल्तूनिया ने विद्रोह किया। यहां पे कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि अल्तूनिया मन ही मन रजिया सुल्तान को चाहता था, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं, अब इसमें हम क्लियर तो नहीं बता सकते हैं। ठीक, और सीधी सी बात है, अल्तूनिया जो था भैया उसने क्या किया, विद्रोह कर दिया और युद्ध हुआ, और युद्ध हुआ। अब युद्ध जो हुआ, युद्ध किसके किसके बीच हुआ भैया, अल्तूनिया के और साथ में कौन, रजिया, और रजिया के साथ कौन था, याकूत। यहां पे रजिया की हार होती है और याकूत की मौत होती है। अब सीधी सी बात है, हार हो गई तो इन्हें बंदी बना लिया गया। लेकिन रजिया ने बुद्धिमानी दिखाई, या अल्तूनिया ने जो भी बुद्धिमानी दिखाई, या उस समय की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि अल्तूनिया ने रजिया से शादी कर ली। अब इन्होंने शादी कर ली, अब चूंकि बंदी थी, या फिर तो इनको मार दो भैया, ये तो मर ही गए थे, या तो इनको मार दो। अब हार गए तो क्या करेंगे, इन्होंने कहा एक काम करो, तुमको हम छोड़ सकते हैं इस शर्त पे कि तुम हमसे शादी कर लो। यहां पे आप देखें, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, जैसे कहते नहीं कभी कभी कि आप देखिए हर आदमी फायदा उठा रहा है। इधर इनका युद्ध हुआ, इधर इनका युद्ध हुआ, ठीक, और इधर
जो रजिया का भाई था उसने देखा रजिया के भाई ने देखा कि हमारी बहन को तो बंदी बना दिया किसने, अल्तुनिया ने। तो सीधी सी बात है, बहुत सही टाइम है गद्दी पे बैठने का। तो रजिया का जो भाई था बहराम शाह, मौका देखकर गद्दी पे कब्जा कर लिया। अब यहां पे समझना कहानी क्या मोड़ ले रही है। पहला विद्रोह कौन कर रहा, भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया। अब अल्तुनिया और रजिया की लड़ाई हुई, इसमें याकूत तो मारे गए, रजिया हार गई। जैसे खबर लगी रजिया हार गई तो रजिया के भाई ने क्या सोचा कि गद्दी तो मेरे बाप की है, वो खट से गद्दी पे बैठ गया। उसने कहा ये मौका सही है, रजिया तो हारी गई है और अल्तुनिया तो कौन है, सूबेदार, ये चला ही जाएगा। लेकिन हो गया उल्टा, इधर ये गद्दी पे बैठे और इधर रजिया ने सोचा गद्दी लाने का और जिंदा रहने का एक ही तरीका है, अल्तुनिया से ही शादी कर लो। इन्होंने अल्तुनिया से शादी कर ली। अब एक तरफ क्या हो गए, एक तरफ हो गए रजिया। अब अगर देखा जाए तो एक तरफ कौन है, रजिया सुल्तान और प्लस अल्तुनिया और दूसरी तरफ कौन है, बहराम शाह। अब भैया सीधी सी बात है, फिर युद्ध होता है, ठीक भैया। लेकिन दिक्कत यह है, अब की बार जब युद्ध हुआ तो ये लोग हार जाते हैं। इस बार इनकी हार हुई और ये जीत गए। अब ये हारे क्यों, इसका बहुत बड़ा रीजन है। अभी अभी अल्तुनिया और रजिया का युद्ध हुआ था, अल्तुनिया के बहुत से सैनिक मारे गए थे, इनकी शक्ति कमजोर हो गई थी। रजिया के भी बहुत से सैनिक मारे गए थे, तो सीधी सी बात दोनों कमजोर लोग थे, एक चीज। दूसरी चीज, दिल्ली के जितने अमीर थे, दिल्ली के जितने सैनिक या सब थे, वो नहीं चाहते थे रजिया सुल्तान सम्राट बने। क्यों, समझ रहे हो ना, कोई नहीं चाहता कि मुस्लिम जो है हम पे शासन करे। इन्होंने भरपूर साथ इनका दिया, ये जीत गए, ये हार गए और रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की कहानी खत्म हो जाती है। हालांकि माना यह भी जाता है कि वहां से ये लोग हार भरे गए, लेकिन ये लोग वहां से भाग गए थे, और एक जगह है कैथल के पास डाकुओं के हमले में इनकी मौत हो गई। तो ये रजिया सुल्तान थी भाई, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका। कहा जाता है कि अगर ये महिला ना होती तो शायद भारत के सबसे महान सम्राटों में से होती, क्योंकि उसको शासकीय कार्यों में बड़ी रुचि थी। अभी याद होगा हमने एक जगह लिखाया था कि इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के बाद अपनी बिटिया यानी रजिया सुल्तान का नाम भी सिक्कों पे अंकित कराया। उसने तो इनको सैनिक शिक्षा दी ही थी। वो एक अलग की बात थी कि इसका सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट क्या आया, कि सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट आया कि आप एक महिला है, ठीक है ना, यानी जेंडर वाइज जो थी वो यहां पे चली रही, ठीक भाई। और यहां जीता कौन था, बहराम शाह। यानी अब गद्दी पर कौन बैठता है, गद्दी पर बैठे हैं बहराम शाह। हालांकि इनको भी हटा दिया गया, जैसे बैठे थे वैसे ही हटा भी दिए गए, जैसे बैठे थे वैसे हटा दिए गए, अयोग्य शासक थे, सीधी सी बात है। और उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद को बिठाया जाता है। नसीरुद्दीन महमूद को बिठाया जाता है। नसीरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बिठाया जाता है। यह लगभग बात है 1246 की। और यहीं पे याद रखना, नसीरुद्दीन 1246 में गद्दी पर बैठा और लगभग
1265 तक इन्होंने शासन किया और इन्होंने अपनी बेटी की शादी एक युवक से कराई जिसका नाम था बलवन। अब ये बलवन वही है जो चालीसा दल में था, हमने अभी आपको बताया था, चालीसा जब पढ़ाया था तो ने चहलगामी इल्तुतमिश वाला, ये बलवन वही है। इन्होंने उनकी शादी करा दी। हालांकि आपको बलवन के लिए बताएं, बलवन का मुख्य काम था माली का। पहले इन्होंने माली का काम किया, बड़ा मन से मेहनत से काम करते थे। राजा की निगाह पड़ी, इन्होंने कहा एक काम करो, तुम घोड़ों की सेवा करो। अब ये घोड़ों को नहलाना धुलाना है, लीद ईद साफ करना, बढ़िया उनको मालिश करना। राजा बड़े खुश हुए, बोला तो बड़ा लगन से काम करता है। उसको बना दिया उन्होंने अश्वशाला का प्रमुख, पूरे घोड़ों का प्रमुख तुम ही हो। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसे ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारा काम करो। धीमे धीमे देखा, उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर उसको उन्होंने अपने पास में रख लिया। बाद में अपनी बेटी की शादी करा दी। लेकिन और बलवन एक समय सबसे ज्यादा ताकतवर था और इसकी इस बात से लोग जलते थे। लोगों ने नसीरुद्दीन महमूद को भरना चालू कर दिया और नसीरुद्दीन महमूद ने इनको अपने दरबार से निकाल भी दिया था, है ना। आप जानते हो भैया, जो आदमी थोड़ा फेमस हो जाता है लोग उसकी बुराई करने लगते हैं। तभी तो कई लोग कहते हैं कि अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है बहुत ज्यादा तो समझ जाओ कि तुम सही रास्ते पे चल रहे हो, ऐसा कहते हैं ना लोग। उसका रीजन बस यही है। ये बीच बीच में भाई चला जाता है। और देख ले भाई कितना होगा, और कुछ कम हो गया। बहुत कम हो गया। चलो खैर ठीक है। तो बलवन को भाई लोग थोड़ा सा जलते भी रहे और एक बार तो षड्यंत्र करके बलवन को दरबार से निकलवा भी दिया गया है और जिसे बोलते हैं अपमान करके निकलवाया गया है। लेकिन भाई अपमान करके निकलवाया गया है, लेकिन ये इन्होंने कभी भी अपने राजा के विरुद्ध काम नहीं किया। यह सोचने की बात है, सबसे ताकतवर थे, सबसे ताकतवर ये मंत्री थे, चाहते तो कभी ये सत्ता परिवर्तन के लिए विद्रोह कर सकते थे। बलवन ने हमेशा अपनी स्थिति को मजबूत करने का कोशिश किया, लेकिन कभी भी इन्होंने सुल्तान के खिलाफ नहीं गए। ये एक अच्छी बात है। वरना देखिए, आप जैसा इतिहास पढ़ रहे हो पूरा, इसमें एक चीज तो समझ में आती, जिसको जहां मौका लगा गद्दी पे बैठ गया, गद्दी पे बैठ गया। कौन मर रहा है कौन जी रहा है उसको कोई मतलब नहीं, उसको मतलब ये हमें गद्दी मिल जाए। लेकिन बलवन इस मामले में भाई हम अच्छा मानते हैं कि इतना सब होने के बावजूद उसने गद्दी का मोह नहीं किया कि नहीं साहब गद्दी हमको मिल जाए, चाहता तो यहां कर लेता। फिर देखो भाई छोटा हो गया, वही समस्या। तो बलवन बाद में इनको हटा भी दिया गया, लेकिन जब नसीरुद्दीन महमूद के खिलाफ कुछ अमीरों ने षड्यंत्र करना चालू किया, तब इनको समझ में आया कि नहीं, बलवन को वापस बुलाने का टाइम हो गया है ना। जैसे ना मूवी आई थी टाइगर, भाई कोई मूवी आई इसमें कहते हैं कि छुट्टी खत्म काम पे लग जाओ टाइगर, वो बोलते गिरीश कर्नाड साहब। वही काम है कि जब देखा कि कोई दिक्कत हो रही है तो नसीरुद्दीन महमूद फिर से बुलाते हैं बलवन को, तो बुलाओ बलवन को, दोबारा बुलाओ। और बलवन बहुत ईमानदारी से वापस आते भी हैं और अपनी मजबूत स्थिति के बावजूद कभी ये गड़बड़ काम नहीं करते हैं। 1265 में नसीरुद्दीन महमूद की मौत होने के बाद 65-66 जो कह लो, बलवन जो थे, बलवन लगभग 1286 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। नाम इसका बहाउद्दीन बलवन था, बहाउद्दीन बलवन था। और इसने उलूग खां की उपाधि ली थी।
अब यहां पे समझना, बलवन बहुत साल तो इनके साथ काम किया, बलवन बहुत साल, देखो हमने अभी क्या बताया था कि बलवन पहले माली का काम करता था, फिर घोड़ों का काम करने लगा, फिर उसको बना दिया तुर्काने चाली उसमें चहलगामी में, यानी आपका चालीसा वाले दल में रखा गया। फिर उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद ने अपने यहाँ रखा। अब नसीरुद्दीन महमूद अगर लगभग 20-21 साल शासन किए तो उनके साथ रहा, अब वो शासक बना, यानी अब तक उसकी उम्र भी ठीक ठीक हो गई होगी, ऐसा नहीं कि वो 20-25 साल का, 30 साल का, 35 साल का होगा, है ना। यहां से इसको, यहां से हम लोग बोलते हैं बलवनी राजवंश, बलवनी राजवंश। देखो अभी तक ममलूक राजवंश चल रहा था, क्यों भाई, फिर असली तुर्क वाले आ गए। कहीं कहीं इसको बलवनी राजवंश या इलवारी राजवंश बोलते हैं, द्वितीय इलवारी राजवंश, इलवारी राजवंश कहते हैं। बलवन के विषय में बताने लायक बहुत सी बातें हैं, बलवन के विषय में क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। ठीक, क्या किया इसने, सबसे पहले तो इसने अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, देखिए अभी तक उसको यह समझ में आ गया था कि अमीर लोग जो है अक्सर, चूंकि वो भी चालीसा दल में रह चुका है, जब चालीसा दल में था तो ये 40 लोग सम्राट के लिए थे, लेकिन वो आपस में भी दिन भर चुगलबाजी करते, चुगलखोरी करते थे कि इनको हटा के उनको बिठा दो, तो ये सब इस बात को जानता था। एक तो इसने क्या किया कि अपनी जो प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कई सारी गैर इस्लामी परंपराओं को, कई सारी इस्लामी परंपराओं को अपनाता है। जैसे एक सबसे पहले था भैया सिजदा, मतलब सबसे पहले की कोई बात नहीं है ना, कई सारी चीजें इसने कराई। सिजदा में क्या होता था कि जैसे घुटनों के बल बैठ जाओ और सुल्तान के पैरों में अपना सिर रख दो, घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के पैरों में सर रखना। अब ऐसा क्यों किया, चाहता था ये कि लोग आए, घुटने के बल मेरे सामने बैठे और मेरे पैरों में अपना सिर रखें, ताकि सीधी सी बात धीमे धीमे हमको लोग बिल्कुल मान लें कि हम ही सबसे बड़े हैं। और क्या इन्होंने शुरू किया, पाबोस। पाबोस का मतलब होता है सुल्तान के पैर चूमना, सुल्तान के पैर चूमना। जैसे हम नहीं अपने गांव में जाते थे, हमारी नानी जब भी हमसे मिलती थी, गर्मी छुट्टी में गांव जाते थे, तो हमें आज भी याद है गर्मी छुट्टी जब गांव जाते थे, अब तो नानी मेरी दुनिया में नहीं है, तो जैसे आते थे हमको जैसे देख लेती थी, याद है उनको मालूम होता था है कि इस तारीख को आ जाएंगे सब, आते थे उसी से पहले अब मेरे दोनों हाथ चूमती थी। ये जो परंपराएं हैं, ये क्या होता, प्रेम प्रदर्शित करने का होता है। तो वो सोचता था अगर ऐसे होगा तो लोगों का प्रेम मेरे लिए बढ़ता जाएगा। और साथ में इन्होंने कहा कि इतना तो करा ही दिया, और साथ में इन्होंने चालू किया नवरोज मनाना। ये एक त्योहार था, है ना, ये पारसी त्योहार था। इन्होंने कहा ये सब भी मनाओ, ये सब इसीलिए केवल कि जितना ज्यादा ये सब करेंगे तो गैर इस्लामी जो परंपराएं हैं, जितना उनको निभा लेंगे उससे हमारा ही फायदा है, उससे हमारा ही फायदा है। लोग हमें सुल्तान के रूप में याद भी रखे और हमारे अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ठीक, अब इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, सबसे पहले देखो, एक तो ये काम कर लिया, ये काम ऐसा किया कि अब
हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, है ना, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, इन्होंने राजत्व का सिद्धांत दिया। थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट, डिवाइन राइट, डिवाइन माने होता है ईश्वरीय, राइट माने अधिकार, ईश्वरीय अधिकार। अब डिवाइन इसका मतलब देखिएगा, इन्होंने कहा कि प्रतिष्ठा, शक्ति, न्याय, इसका मतलब समझना। राजत्व का सिद्धांत का मतलब क्या था? सीधा सीधा कहना था कि हम यानी सुल्तान, हम यानी सुल्तान ईश्वर का, ईश्वर यानी खुदा जो कह लो, ईश्वर का प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि है। पैगंबर के बाद दूसरा वही है, पैगंबर के बाद दूसरा वही है। ठीक, इसके किसी फैसले पर, किसी फैसले पर कोई इसके किसी फैसले पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, उंगली नहीं उठा सकता, कोई शक नहीं, कोई शक, कोई शुबहा नहीं, कोई शक शुबहा नहीं, कोई फैसला नहीं, और फैसले को अनुचित नहीं माना जा सकता, अनुचित नहीं माना जा सकता, नहीं माना जा सकता। यानी इसने लोगों के दिमाग में यह भरना चाहा कि हम सुल्तान हैं। अच्छा, यहां याद रखना, हम पहले आपसे बता चुके हैं कि पहले इन्होंने माली का काम किया, 10-5 साल तो किया ही होगा, या 2 साल 3 साल। उसके बाद घोड़ों का वो काम किया, उसके बाद अश्वाला के प्रमुख हो गए, उसके बाद अमीरे जो है शिकार हो गए, उसके बाद इनको चालीसा के दल में आए, तो मतलब उम्र में का से ठीक ठीक हो गई होगी। ठीक, तो इन्होंने दिमाग लगाया कि कोई हमसे युद्ध न कर पाए, उसका सबसे बड़ा तरीका क्या है? अपने आप को क्या बोल दिया? हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, पैगंबर के बाद मेरा ही नंबर है, मेरे किसी फैसले पे शको शुबहा नहीं, मेरे किसी फैसले को आप अनुचित मान ही नहीं सकते। ठीक, यानी अपने आप को क्या बता दिया? जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही। क्या बोल दिया कि साहब हम तो जिल्ले इलाही हैं, हम तो ईश्वर के बाद, पैगंबर के बाद सेकंड नंबर पे हैं, हमारे किसी फैसले पे आप उंगली नहीं उठा सकते। हम नाइब एक खुदाई है, खुदा के बाद हम ही हैं, ऐसा इन्होंने दिमाग में लोगों के भरना शुरू किया। ठीक भाई, अब यहां पे समझना, इनके समय में जो मेवाती लोग थे, मेवाती, इन्होंने मेवाती विद्रोह को दबाया, जंगलों को साफ करवाया, क्योंकि वहां पे दुश्मन छुपे रहते थे, जंगलों को साफ करवाया,
भाई उस समय मेवाती ये थे कि मेवाती लोग शहर में घुस जाते थे, लूटपाट छीना झपटी चोरी चकारी करके भाग जाते थे। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले यही सिस्टम रखा, ठीक। इन्होंने जंगल अंगल साफ कराना चालू किया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक चीज समझ में आई कि जो तुर्काने चहलगामी था, यानी जिसे बोलते हैं चालीसा, चालीसा वाला जो दल था, इनको लगा कि ऐसा ना हो मेरी एज की वजह से ये लोग जो 40 सरदारों का जो दल है वो इतना ताकतवर हो जाए कि कल को ये हमें ही तकलीफ देने लगे। हालांकि इस दल से उनको ये दिक्कत होने लगी कि कल को ये विद्रोह ना कर दे, तो उन्होंने कहा इस दल को हम क्या करेंगे, समाप्त। तो उन्होंने इस दल को समाप्त किया और इसमें इसका बलवन का ही बलवन के चचेरा भाई था शेर खां को विष देकर मरवा दिया गया। अब सीधी सी बात है, चालीसा को खत्म करना था। चालीसा का सबसे मजबूत आदमी कौन था, शेर खां। इनको लगता था ऐसा ना हो मेरा तो चचेरा भाई है और कल को शेर खां जो सरदारों को इकट्ठा करके हमारे खिलाफ भड़का दे, इससे अच्छा इसको हम काम करते हैं। इसी को बोलते हैं क्या, रक्त एवं लौह की नीति। लेकिन यहां पे एक बात सोचने की है, रक्त एवं लौह की नीति है इन्होंने, लेकिन इतिहासकार बलवन को स्वभाव से क्या मानते हैं भैया, कमजोर मानते थे। कि स्वभाव से कमजोर है, इसीलिए अपने दुश्मनों को धीमे धीमे हटाए दे रहे हैं ताकि किसी तरह का कोई बवाल ना हो जाए। ये सारी चीजें इन्होंने बताई थी, ठीक भाई। यानी ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि ये स्वभाव से कमजोर है। इन्होंने सैन्य विभाग की स्थापना की, सैन्य विभाग। इन्होंने सैन्य विभाग की स्थापना की। अब यहां समझिएगा, जो सैन्य विभाग था, अब सीधी सी बात है, सैन्य विभाग के जो अध्यक्ष होंगे, जैसे हम लोग क्या सैन्य विभाग के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं, रक्षा मंत्री तो बोलते हैं। तो सैन्य विभाग को इन्होंने बोला दीवान ए अर्ज। और इसका जो अध्यक्ष था, वो कौन था, आप कह सकते हो एक तरह से रक्षा मंत्री। अरे जैसे अपने यहां रक्षा मंत्री होते हैं भाई, जैसे अपने यहां रक्षा मंत्री होते हैं वैसे उनके यहां रक्षा मंत्री होते थे। तो वो जो रक्षा मंत्री थे उन्हें मतलब कहा जाता था आरजे मुमालिक। ठीक, तो उन्होंने सैन्य विभाग की स्थापना की। इसके अध्यक्ष को क्या बोलते थे, रक्षा मंत्री बोलते थे। हालांकि बलवन की इस मामले में किस्मत भी अच्छी रही कि इन्होंने सबसे पहले सैन्य विभाग को, जो सैन्य विभाग का जो अध्यक्ष था, इसका सैन्य विभाग का जो रक्षा मंत्री जिसको बोलते थे, वो पहला ही रक्षा मंत्री इनको जबरदस्त मिल गया।
भाई जैसे देश, आपने नाम सुना होगा शैम मानेक शाह का या जो भी है। देश कोई तो तभी मजबूत होगा, सुल्तान भी मजबूत हो, मंत्री भी मजबूत हो। अब इनका जो सुल्तान मंत्री था, है ना, इमादुल मुल्क, वो बड़ा मजबूत आदमी था। तो सैन्य विभाग का जो रक्षा मंत्री था वो था इमादुल मुल्क। ये जो सैन्य विभाग है इसका मेन काम था सेना की भर्ती करना, सेना में योग्य लड़कों का भर्ती करना, थोड़ा बहुत उनका परीक्षण भी मतलब होता था कि कैसा उनका दौड़ भाग है, क्या है, शरीर से फिट है कि नहीं है। जो अक्षम सैनिक है, अक्षम सैनिक है, उन्हें पेंशन देना, तो उन्हें उन्हें पेंशन देना, उन्हें पेंशन देना। और क्या था यहां समझना, अक्षम सैनिकों को क्या देना, पेंशन देना। अब सीधी सी बात है, जो सैनिक नौकरी कर चुका है, अक्षम हो गया है, हाथ पैर नहीं है या उसके शरीर काम नहीं कर रहा है, बुढ़ापा आ गया है, तो इनको क्या करना है, पेंशन देने का काम भी करते हैं। यहीं पर शुरू हुआ कि किसी तरह कोई बीमारी ना हो जाए, घोड़ों पर दाग लगाने का सिस्टम। अब घोड़ों पे दाग लगाने का सिस्टम भी यहीं से शुरू होता है। ठीक भाई, अच्छा, और देखते हैं कि सैन्य विभाग में इन्होंने अक्षम सैनिकों को पेंशन देना शुरू किया, घोड़ों पर दाग लगाने का सिस्टम किया, सेना की भर्ती हुई, और इमादुल मुल्क, ये हमारा मतलब हमारा नहीं, बलबन का पहला रक्षा मंत्री है। हालांकि इसके कार्यों से खुश होकर बाद में इमादुल जो मुल्क था उसको आरिजे आरिज ए रावत की उपाधि भी दी गई, आरिजे रावत की उपाधि भी दी गई। इसी को रावत ए अर्ज भी कहते हैं। एक ही बात है, दोनों उपाधियां एक ही, आरिजे रावत कह लो या रावत अर्ज कह लो। हालांकि आप समझना, बलबन ने मंगोलों के डर से या जो भी आप कह लो, डर कह लो या परिस्थितियों की वजह से कह लो, कभी भी इसने विस्तार की योजना नहीं बनाई। बलबन बाबू जो हमारे थे, बलबन, इन्होंने विस्तार की बजाय अब यहां पे समझना, विस्तार की बजाय इन्होंने कहा जितना राज्य है उसी का क्या करो, मजबूत करो, उसी को और मजबूत करो। ये नहीं कि मार खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, हैं, हर समय हम युद्ध करते रहेंगे, हमारा जो देश है, जो हमारी सीमा यहां से यहां पहुंच जाए, यहां से यहां कर जाए, लेकिन सुरक्षित कुछ भी ना हो। तो उन्होंने कहा नहीं, हम विस्तार नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सुदृढ़ीकरण करेंगे, यानी जितने मेरे पास जगह है उसको हम करेंगे मजबूत। हालांकि कई लोग बोलते हैं कि साहब ये जो है इन्होंने मंगोलों के डर से किया था, लेकिन वो एक अलग की बात है ना, वो एक अलग की बात है कि उसकी वजह से किया, इसकी वजह से किया, लेकिन भाई किया तो है ना। और इन्होंने देखा जाए तो बाकायदा देखो हर चीज की निश्चित योजना बनाई,
निश्चित योजना बनाई। जैसे सेना में बाकायदा इन्होंने योजना बनाई, विस्तार के बजाय इन्होंने सुदृढ़ीकरण किया, लौ रक्त की नीति अपना ली। पहले ही इसने दिमाग लगा के सबको बता दिया कि हम ईश्वर के बाद हैं, ईश्वर के प्रतिनिधि के बाद हैं, हम ही हैं, मेरे किसी फैसले पे तुम उंगली नहीं उठा सकते हो, पहले ही बोल दिया है ना। पहले ही इसने क्या दिमाग लगाया कि हमारा विद्रोह, हमारा दुश्मन आगे चल के कौन हो सकता है, चालीसा दल, चालीसा को खत्म कर दिया। चालीसा में मेन हेड कौन थे इनके, शेर खां, इन्हीं के भाई। इनको लगा था आगे जाके ये हमें किसी तरह की कोई समस्या दे सकता है, जहर दे के मरवा दिया। क्यों भाई, ये सिस्टम। और हम ज्यादा शो एंड पंप करें तो ये सजदा और पापोश चालू कर दिया कि घुटने के बल झुककर मेरे कदमों में पैर रखो, है ना, या मेरे पैरों को चूमो। तो जो ये करेगा वो आपके प्रति वफादार तो हो ही जाएगा। तो ये बलवन की बात आती है भैया। बलवन 1286 तक रहते हैं और बलवन की मृत्यु हो जाती है। और बलवन के बाद की कहानी आगे अब आपको सुनाना शुरू करते हैं। बलवन के बाद क्या हुआ उसके विषय में आपसे बात करते हैं।